वाटर एनटीपी की पॉइंट्स को आप देखेंगे, एनटीपी नेशनल टेक्स्ट बुक फाउंड का बुक जो एनटीपी बुक, और उसमें जैसे अक्सर जो है ये पॉइंट्स जैसे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, केमिस्ट्री रिलेटेड भी हैं। जैसे आपको पता है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, व्हाई? बिकॉज आइस इज लेस डेंस देन वाटर, आइस इज लेस डेंस देन वाटर। क्यों होती है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैक्सिमम नंबर की वजह से आइस इज लेस डेंस देन वाटर। इस वजह से आपको पता है कि आइस जो है वाटर पे फ्लोट करती है। बाकी जैसे आइस की जैसे वॉल्यूम से छोटी चीजें वो जैसे डूब जाती हैं, बट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये आपने कॉमन ऑब्जर्वेंस में जैसे आपने ये देखा होगा। द रीजन इज दैट आइस हैज जाइंट स्ट्रक्चर एंड शो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्यों है? वाई? बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, प्लस में उन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक ऐसी अरेंजमेंट बन जाती है जो वेब लाइक होती है। इस वजह से जैसे स्पेस भी ज्यादा हो जाता है तो जॉइंट साइज हो गई, और इस तरह से फ्लोट्स ऑन वाटर। इसका एडवांटेज या फायदा जो है लाइफ के हवाले से क्या होगा, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अमंग द वाटर मॉलिक्यूल हेंस दे आर अरेंज लाइक लैटिस। जैसे हमारे एनटीबी में वर्ड है लैटिस लिखा हुआ है, लैटिस जिसकी मीनिंग होती है वेब और नेटवर्क की तरह, जैसे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अरेंजमेंट होती है, इस वजह से वो एक जाइंट स्ट्रक्चर के तौर पे नजर आती है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि इन फ्रीजिंग वेदर आइस फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड्स एंड लेक्स फॉर्मिंग एन इंसुलेटिंग लेयर अबव द वाटर बिलो। जैसे अक्सर आपने पोलर रीजन, जैसे फ्रोजन जो रीजन्स होते हैं वहां पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। जैसे पोलर रीजन के अंदर जैसे टॉप पे सरफेस पे जैसे फ्रीजिंग लेयर होता है या आइस होती है, या एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है इवन माइनस में या जीरो में होता है, माइनस में और जीरो में होता है। इस वजह से जो टॉप लेयर होता है वो उसमें फ्रोजन यानी आइस बन जाती है। इसी टॉप लेयर के नीचे जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर फर्क होता है। जैसे अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर माइनस में है तो यकीनन जैसे आइस या जो टॉप लेयर होगा वो आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इससे नीचे जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। इस वजह से वहां पे सारे मीन्स प्लांट्स हैं, फिशेस हैं, और जो एनिमल लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। यानी ये जो वाटर, जो आइस के नीचे वाटर पड़ा है, इसको इंसुलेशन के तौर पे ये आइस का लेयर काम करता है। ये वाई बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैक्सिमम और प्लस में उनकी एक लेटिस लाइक अरेंजमेंट की वजह से होती है। और इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी ऑफ द आइस है। और ये लो डेंसिटी ऑफ द आइस इस वजह से फ्लोट हुआ, वाई बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस प्रोवाइड्स अ लिविंग एनवायरनमेंट फॉर सम ऑर्गेनिज्म अंटिल इट मेल्ट्स, ऑर्गेनिज्म कैन लिव अंडर द आइस। इस रीजन की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिजम्स कैन लिव अंडर द आइस। इसके अलावा दो ऐसी पॉइंट्स या एग्जांपल है, ये हमारे एनटीपी वगैरह में नहीं है। जैसे एक वाटर स्ट्राइडर का एग्जांपल है। वाटर स्ट्राइडर एक जैसे इंसेक्ट होता है। जैसे अक्सर आपने कुछ में से इंसेक्ट्स देखे होंगे जो वाटर की सरफेस पे चलते हैं, विच कैन run across the surface of water due to the intermolecular forces of the molecule and the force of the strider which is distributed to its legs. Surface tension also allows for the formation of the droplets that we see in the nature. तो ये surface tension के हवाले से वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बट मेन जो हमारा फोकस है वो ये कि आइस इज लेस डेंस देन वाटर। वाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है मैक्सिमम होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम प्लस अरेंजमेंट कैसी होती है? लेटिस लाइक या नेटवर्क की तरह होती है, वेब की तरह होती है। और इस वजह से फ्रीजिंग वेदर के अंदर, वेदर की मीनिंग होती है क्लाइमेट या एटमॉस्फेयर जो होता है उसका जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी माइनस में, बट वाटर का जो टेम्परेचर होता है जैसे टॉप लेयर आइस हो गई, नीचे जो वाटर मौजूद है जिसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इसका टेम्परेचर होता है। तो इसकी जो इलस्ट्रेशन जैसे हम देखेंगे कि किस तरह से है। जैसे एक आम वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे आपने जनरली पढ़ा है कि वन वाटर मॉलिक्यूल इज लिंक्ड विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे लिक्विड वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कॉन्स्टेंटली ब्रेक एंड रिफॉर्म, इनके दरमियान ये बॉन्ड टूटते भी हैं, बनते भी रहते हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल, जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल है तो बॉन्डिंग हाइड्रोजन टूटी, बट दूसरे साइड से ये लिंक्ड होता है, इस वजह से
ओवरऑल जैसे आप कहें कि अरेंजमेंट, यहाँ पे जो आप कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अरेंजमेंट की, जैसे ये देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इतनी जैसे अरेंजमेंट है नेटवर्क की सूरत में या वेव की सूरत में, कि बिल्कुल जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल सारे एक वेब की तरह जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए लिंक है। बट यहाँ भी आप देखेंगे जैसे वाटर मॉलिक्यूल है उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे ये टूट गई है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसी तरह से ये देखें इन जगहों पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब है ये लिक्विड वाटर है। बट एक पैटर्न के तहत जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, तो फिर उसकी वजह से जैसे ये आइस की सिचुएशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्टेबल, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल है और इस तरह से जॉइंट स्ट्रक्चर बन जाती है। जॉइंट स्ट्रक्चर बन जाने की वजह से देन जो आइस की डेंसिटी जैसे लो हो गई और फ्लोटिंग हो गई, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल लाइफ के हवाले से क्या फायदा है, लाइफ के हवाले से या लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से ये फायदा है, जैसे ये टॉप लेयर है, ये आइस है, फ्रोजन एरिया। बट इसके अंडर वाटर जैसे आप देखिए ये इसका टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल है, यहाँ का जो टेम्परेचर है उसकी जो हीट है ये स्केप नहीं होगी, बिकॉज आइस ये जैसे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में माइनस का टेम्परेचर है, आइस होगी, बट नीचे जो ये लाइफ मौजूद है, ये नीचे लाइफ इस आइस के नीचे मौजूद है। तो ये वाई बिकॉज ऑफ ये सब कुछ जो है इस आइस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस फॉर्मेशन इस वजह से। जैसे अगेन ये देखें ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यानी यहाँ पे जैसे आइस है, बट इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो मीन्स 2, 3, 4 वाटर के अंदर जो और भी जैसे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर मेंटेन कराने में इस आइस का रोल है एज ए इंसुलेटिंग लेयर की सूरत में, तभी जो ये यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तभी लाइफ एग्जिस्ट करती है। जैसे ये आइस का लेयर हुआ, ये एटमॉस्फेयर है, भले इसका जो है 0 माइनस हो, बट उस अंडर वाटर जो है ये प्लांट्स है और इसी तरह से फिशेज अदर ऑर्गेनिज्म मौजूद है, बिकॉज यहाँ पे जो है टेम्परेचर तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो आइस का यहाँ पे फॉर्मेशन की वजह से क्या रोल हुआ, यहाँ पे रोल ये हुआ कि इंसुलेटिंग लेयर की सूरत में ये जो हीट है इसको स्केप होने नहीं दिया एटमॉस्फेयर, वरना एटमॉस्फेयर में तो माइनस है, 0 है, तो वो इस तरह से फ्रीजिंग कंडीशन में ये सारे प्लांट्स या एनिमल्स यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। तो ये दिस इज व्हाई बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वाटर की प्रॉपर्टीज की वजह से। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट एक और भी वाटर की जैसे प्रॉपर्टी है उसमें जैसे हमारे एसटीबी के अंदर संघ टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ऐसे मीन्स 2 पॉइंट्स हैं, जैसे बिगर मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन का जो अमल होता है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं, और ब्रेकिंग की जो फिनोमेना होता है जिसमें बिगर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मोनोमर्स, तो उनको हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन, जैसे एक में जैसे कंडेंसेशन है जिसमें बिगर मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल लिंक होते जाएंगे, बिगर मॉलिक्यूल बनेगा, और बिगर मॉलिक्यूल भी टूटता है छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल में। तो यानी एक प्रोसेस है जिससे हम कहेंगे कंडेंसेशन, और दूसरा प्रोसेस है उसे हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एंड कंडेंसेशन, यानी हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर होती है, एडिशन ऑफ वाटर होती है टू ब्रेक द बॉन्ड। इसी तरह से जो कंडेंसेशन होती है उसमें कंडेंसेशन में जैसे सिंथेसिस होती है बाय द रिमूवल ऑफ द वाटर, सिंथेसिस ऑफ द बॉन्ड होती है, रिमूवल ऑफ द वाटर। जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर आप जैसे देखेंगे जैसे HNOH आयन ये वाटर मॉलिक्यूल बन के रिमूव होगा, तो ये डिहाइड्रेशन का फिनोमेना हुआ है। इस वाटर की रिमूवल को हम कहेंगे ये डिहाइड्रेशन है, और यहाँ पे जैसे एक बॉन्ड बन गया तो ये सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ द बॉन्ड। इस अमल को हम कहेंगे सिंथेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड हुआ है, और वाटर की रिमूवल हुई है। जैसे मोनोमर नंबर 1, मोनोमर नंबर 2 और ये मोनोमर नंबर 3 था, तो 1 और 2 पहले जैसे लिंक थे, तो अब ये एक ऐसा जैसे मॉलिक्यूल बन गया जिसमें जैसे 3 मोनोमर्स है, 1, 2 और 3। कौन सा, ये बाय द फॉर्मेशन ऑफ थर्ड वन। इसी तरह से अगर चौथा भी मोनोमर होगा तो HNOH मिलके जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा उस जगह पे बॉन्ड बनता जाएगा, और इसी तरह से एक पॉलीमर बनता जाएगा। यानी पॉलीमर बनने के लिए ये कंडेंसेशन का प्रोसेस, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस प्रोसेस है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी। इसी तरह से जब यही मॉलिक्यूल इसको जब ब्रेक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे अगर हम कोई प्रोटीनियस डाइट लेते हैं तो जाहिर है प्रोटीन्स की डाइजेशन होगी, कोई एक ऐसा पॉलीसेकेराइड हमारी डाइट में मौजूद है, जाहिर है तो इस पॉलीसेकेराइड को ब्रेक होना है मोनोसेकेराइड में। तो इसी तरह से जब ये ब्रेकिंग का फिनोमेना होगा तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो रेफर्स टू वाटर, लाइसिस की मीनिंग होती है ब्रेक डाउन,
यानी टू ब्रेक द बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जैसे ऐड हुआ, जहाँ पे बॉन्ड है तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, तो यहाँ पे जैसे वाटर ब्रेक हो जाता है HNOH में, तो ये HNOH में, तो इसी तरह से ये मोनोमर नंबर 3 है, ये सेपरेट हो गया, और मोनोमर नंबर 1 और 2 अभी भी लिंक है। तो अगेन इस जगह पे जब वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो ये HNOH में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, तो इस तरह से मोनोमर नंबर 1, 2 और 3 एक दूसरे से अलग हो गए या सेपरेट हो गए। तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे ब्रेकिंग डाउन के फिनोमिना के अंदर एडिशन ऑफ वाटर होती है, और कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस या फॉर्मेशन का जो अमल होता है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल होती है। तो ये जो नया सिलेबस है उसमें हाइड्रोलाइसिस के बारे में बताया गया है, हाइड्रोलाइसिस किस तरह से होती है, उसमें वाटर का क्या रोल है। ये जस्ट जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिटेल मौजूद है टॉपिक्स की, उसके अंदर जैसे वाटर की प्रॉपर्टीज के साथ हाइड्रोलाइसिस भी लिखा है। तो हाइड्रोलाइसिस, तो कंडेंसेशन भी हमें सीखना चाहिए, तो कंडेंसेशन में क्या होता है और हाइड्रोलाइसिस में वाटर के हवाले से कौन सी पॉइंट्स होती हैं। ठीक है, तो ये एसटीबी के अंदर सेम इस जैसी डायग्राम भी मौजूद है, और एसटीबी में इसकी डिटेल भी मौजूद है। हमें इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, जस्ट इसकी थोड़ी सी फीचर्स को देखना है कि वाटर का यहाँ पे क्या रोल होता है। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं आज। जैसे अच्छा, ये वाटर स्ट्राइडर का जो आप एग्जाम्पल ले रहे थे, वाटर स्ट्राइडर जैसे ये एक इंसेक्ट होता है तो वाटर के ऊपर चलता है, तो ये वाटर स्ट्राइडर का जैसे सरफेस, और इसी तरह से जो वेब होते, तो जैसे स्पाइडर वेब, और वहां पे कभी कभार वाटर के ड्रॉपलेट्स जैसे हमें नजर आते हैं, जिसकी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो ये वाटर के ड्रॉपलेट आना, नजर आना, तो ये बस थोड़ी एक एडिशनल नॉलेज है, बाकी इसमें टॉपिक से रिलेटेड ये थोड़ी कम ही है रिलेटेड, बट डायग्राम आप देख लें। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, आज जैसे डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जैसे आपको पता है, जैसे उसके अंदर जैसे बाय द वे आपने एसटीबी के अंदर जैसे 6 ऐसे एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के 98% बनाते हैं। 6 में से जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी होता है तो उसके जैसे बेसिक एलिमेंट उसके अंदर कार्बन होता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, तो उसे हम कहते हैं कि ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे लिपिड हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे ही होंगे, बिकॉज वाई दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसी तरह से सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे। प्रोटीन के अंदर तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी होते हैं। और लिपिड के अंदर जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं, बट उनकी रेशियोज जो चेंज होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ते जाएंगे कौन कौन से इसमें बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। तो फिलहाल जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं, तो कार्बो रेफर्स टू जैसे कार्बन, हाइड्रेट्स जैसे हाइड्रो रेफर्स टू वाटर, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल वर्ड्स में हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, जैसे सी कार्बन और हाइड्रेट रेफर्स टू वाटर। तो यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वही रेशो है जैसे वाटर का रेशो होता है, जिसमें H2 होता है और O होता है, यानी हाइड्रोजन के डबल एंड ऑक्सीजन के सिंगल होते हैं, तो इसे हम कहेंगे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एनटीबी की पॉइंट्स हैं, ये नेशनल टेक्स्ट बुक की एनटीबी की पॉइंट्स हैं। लिटरली वर्ड कार्बोहाइड्रेट मींस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दैट कार्बन एसोसिएटेड विद वाटर, कार्बन एसोसिएटेड विद वाटर। केमिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन होते हैं, या चेंज इनटू सब्सटेंस ऑन सिंपल केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एज हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो यानी कार्बोहाइड्रेट जैसे जब कोई पॉलीमर होता है तो ब्रेक होगा, तो उसमें मोनोमर में भी जैसे कार्बोहाइड्रेट भी बन सकते हैं। काफी सारे जैसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा लिपिड या प्रोटीन भी हो सकते हैं। जब ऐसी हाइड्रोलिसिस होगी तो आखिर में जैसे कार्बोहाइड्रेट भी बनेगी, या जैसे हाइड्रोलिसिस हो, ट्रांसफॉर्मेशन आपके सब्सटेंसेस की हो, तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट बन सकते हैं। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस के दौरान भी ये जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स बनते रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की ये दो टर्म है, जैसे पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन और पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड पे हम आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स हैं, क्या होते हैं हम इन पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन है जो एनटीबी के अंदर है।
उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जनरली जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स कहते हैं या सेक्राइड्स कहते हैं। शुगर्स और सेक्राइड्स इस वजह से कहते हैं मोस्टली दे आर स्वीट इन टेस्ट। जैसे मोनोसेक्राइड है स्वीट इन टेस्ट है, सबसे ज्यादा स्वीट है। उसके बाद जैसे ओलिगो में जैसे डाइसेक्राइड है थोड़े से लेस स्वीट इन टेस्ट है। पॉलीसेक्राइड जो टेस्ट लेस होते हैं आपको पता है। तो जनरली जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम ये कहेंगे कि इनको हम कहते हैं कि शुगर्स आर सेक्राइड्स है बिकॉज मोस्ट फेमिलियर कार्बोहाइड्रेट्स है स्वीट टेस्ट। जो पॉलीसेक्राइड है वो टेस्टलेस है, इसके अलावा बाकी जो मोस्टली दे आर स्वीट इन टेस्ट होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ सेक्राइड यूनिट्स। मोनोसेक्राइड यानी वन जो है सिंपल शुगर जो जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज ना कर सकें, तोड़ ना सकें। ओलिगोसेक्राइड, ओलिगो लफ्ज की मीनिंग होती है फ्यू, हाउ मेनी, 2 से लेकर 10 तक जो ओलिगोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड 11 से लेकर 1000 तक जो यूनिट्स होते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ओलिगो के अंदर फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, जैसे कि आपको पता है कि एक डाइसेक्राइड जस्ट 2 मोनोसेक्राइड, या एक ऐसा शुगर जिसको हम ब्रेक करें हाइड्रोलिसिस करें तो उसमें यानी दो शुगर बने। टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स है। और इसी तरह से अगर 3 to 10 होंगे तो डेक्स्ट्रिन होगा। एसटीबी के अंदर लिखा हुआ है कि डेक्स्ट्रिन 3 to 10 इज द डेक्स्ट्रिन, ओनली जस्ट 2 है तो ये डाइसेक्राइड है। एनीवे वेरी सिंपल पॉइंट्स हैं, आप वर्ड से इस टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड जिसमें कैटेगरी पॉलीसेक्राइड। पॉली लफ्ज की मीनिंग ही जैसे मैनी होती है, हाउ मैनी, 11 से लेकर 1000 तक। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। वेरी सिंपल सी पॉइंट्स हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो इसी तरह से जो हम थोड़ी देर पहले जो 2 टर्म जिसको हम सीखना चाह रहे थे, एक था डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन कीटोस, और इसी तरह से ग्लाइसरल अल्डिहाइड जो अल्डोस्टेरोल। जैसे अल्डिहाइड जो ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है, जैसे ये ग्रुप है इसे हम कहेंगे अल्डिहाइड ग्रुप। और इसी तरह से एक कीटो ग्रुप होता है अल्डिहाइड शुगर्स के अंदर। जैसे आपको पता है कि मेन स्केलेटन जो होता है, मेन स्केलेटन कार्बन का होता है, उसके साथ OH ग्रुप किस जगह पे जैसे अटैच भी होते हैं। तो अल्डिहाइड कंटेनिंग ए फंक्शनल ग्रुप विद द स्ट्रक्चर ऑफ CHO कंसिस्टिंग ऑफ कार्बोनिल सेंटर, कार्बोनिल जैसे सेंटर में है, यानी कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन विद द कार्बन एटम आल्सो बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। और इसी तरह से कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम, तो इसे कहेंगे अल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड ग्रुप। और जो कीटोन होता है, जैसे आपको पता है कि कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है, बट दोनों तरफ से आप जैसे देखेंगे कार्बन और कार्बन होगा, तो उसे हम कहेंगे जैसे ये कीटोस है और ये इसे हम कहेंगे अल्डिहाइड ग्रुप है। जैसे जैसे वेरी क्लियर है, कंसिस्टिंग कार्बन सेंटर में और कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, बट इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है और इस कार्बन के साथ आप जैसे देखें दोनों तरफ से और 2 कार्बन होते हैं, तो ये कीटोस हो जाएगा, वो अल्डिहाइड हो जाएगा। ये कीटोस अल्डिहाइड ग्रुप है और वो कीटोस ग्रुप है। ठीक है, ये दोनों में फर्क है अल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक है, होपफुली ये 2 टर्म आप थोड़े सीखेंगे तो आगे मजीद जैसे ये टर्म्स आते जाएंगे फंक्शनल ग्रुप पे। जैसे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के लिए जैसे आप अपने टेक्स्ट बुक का जो NTB का जो बुक है उसमें जरा थोड़ी सी डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स आप नोट करें, और उसके बाद जैसे हम इनको 1 by 1 सबको डिस्कस भी करेंगे। जैसे एक कैटेगरी है मोनोसेक्राइड की, टेक्स्ट बुक को देखते जाए, इसको हम थोड़ा डिस्टिंग्विश करेंगे। कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेक्राइड यूनिट, जैसे मोनो लफ्ज की मीनिंग ही 1 होती है, और उसके बाद ओलिगो है यानी 2 to 10 सेक्राइड यूनिट्स होते हैं, जिससे हम कहेंगे ओलिगोसेक्राइड। और इसी तरह से पॉलीसेक्राइड है, पॉली कंपोज्ड ऑफ मोर देन 10 सेक्राइड यूनिट्स, यानी 11 से लेकर मोर देन 10 मींस 11 से लेकर थाउजेंड्स में। नंबर 2 पॉइंट है मोनोसेक्राइड की, दे आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देयरफॉर दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, यानी एक ही मोनोसेक्राइड के बने हुए तो मजीद हम उनको फर्दर कोई ब्रेक उनको नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से नंबर 2 पॉइंट जो ओलिगोसेक्राइड की है, they have less complex structure, so upon hydrolysis they yield at least 2 and maximum 10 monosaccharide। जैसे अभी हमने ओलिगोसेक्राइड के बारे में पढ़ा है, आपको 10 जो होते हैं तो ये ओलिगो होते हैं, 2 होते हैं तो डेक्स्ट्रिन 3 to 10 है, और 2 है तो यानी डाइसेक्राइड 3 to 10 होंगे तो डेक्स्ट्रिन यूनिट।
they have highly complex structure, so upon hydrolysis they yield at least 11 मोनोसेक्राइड। तो 11 से लेकर 1000 तक है, तो एटलीस्ट उनका जो जो यूनिट होगा वो 11 मोनोसेक्राइड का होगा। नंबर 3 पॉइंट, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जैसे मोनोसेक्राइड हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। कंपेरेटिव चार्ट मौजूद है, इसके जरिए आप इन फीचर्स को कंपेयर भी करेंगे और प्लस में इनको पॉइंट्स को याद करने का एक आसान तरीका भी है, आप याद कर सकते हैं। दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, ओलिगोसेक्राइड लेस सॉल्युबल इन वाटर है, और जो पोली है दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। आखिर में टेस्ट के बारे में है, जैसे मोनोसेक्राइड सबसे ज्यादा स्वीट है, दे आर स्वीटेस्ट अमंग ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। ओलिगोसेक्राइड दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट, एंड पॉलीसेक्राइड है दे आर टेस्टलेस। इसी तरह से कंपैरेटिव चार्ट की जो ये जो पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, इनको आप जरा जहन में रखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे मोनोसेक्राइड की तरफ आते हैं। मोनोसेक्राइड्स, मोनो लफ्ज की मीनिंग जैसे वन होती है, वन की मीनिंग है कि यानी इन ऐसे सेक्राइड्स को हम फर्दर जो है ब्रेक नहीं कर सकते, फर्दर हाइड्रोलिसिस इनकी नहीं कर सकते हैं, तो ये मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड्स आर द ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स, ये ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स है विच आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप की वजह से ये टर्म आए हैं, हम इनको आगे डिस्कस करें। द रेंज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड मोनोसेक्राइड इज 3 to 7 है, और ऑल द कार्बन एटम्स इन मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट वन हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, while the remaining carbon atom is either the part of aldehyde or ketone group। ये स्ट्रक्चर पे आते हैं, उसमें ये जो OH ग्रुप के हवाले से हम नोट करेंगे, और बाकी जैसे ये मेन पॉइंट जैसे कि इसमें 3 to 7 है कार्बन एटम, तो 3 जब कार्बन जैसे होंगे तो उसे हम कहेंगे ट्रायोस कहेंगे, 4 होगा तो टेट्रोस, और 5 होंगे तो पेंटोस, 6 होंगे तो हेक्सोस, 7 जो हेप्टोस। एसटीबी के अंदर भी ऐसा चार्ट दिया गया है नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेसिस पे। ट्रायोस तो C3 है तो H6O3, जैसे ये फार्मूला भी आपको जैसे याद है, बट एनटीबी के अंदर इनकी थोड़ी ज्यादा डिटेल भी है, जिनको आप इस चार्ट के जरिए आप याद भी करेंगे। क्रेमिंग टाइप के भी सवाल है इसमें मौजूद है, जैसे चार्ट भी है, हम इन पे डिस्कस करते हैं। जनरल फार्मूला भी है, जिस तरह से CnH2nOn, जैसे C3 है अगर तो H6 होगा और O3 होगा तो ये ट्रायोस है। टेट्रोस है तो C4H8 होगा और O4 होगा, और C5 है तो यानी H10 होगा और O5 होगा। पेंटोस, इस तरह से ये फार्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंगली ये ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस ऐसे शुगर्स बनते जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम। दो चीजें, एक जैसे कार्बन एटम भी है प्लस में फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्डोज अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप की बेसिस पे। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप द मोनोसेक्राइड्स कंटेनिंग अल्डिहाइड, अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उन्हें ऐसे शुगर को हम कहेंगे अल्डोजेस। जैसे OAC अक्सर जो है शुगर के लिए जैसे इस्तेमाल होता है, माल्टोज, हेक्सोज, पेंटोज, तो इसी तरह से OAC जो है शुगर्स हैं, तो ये जिसमें अगर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग अल्डिहाइड है तो उसे हम अल्डोज कहेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो उसे हम कीटोस कहेंगे, तो उन्हें हम ऐसे शुगर्स को हम कीटोस कहेंगे। जिसमें फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है अल्डोज, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो कीटोस कहेंगे, एक चीज। और नंबर 2 जैसे कार्बन एटम में अगर कार्बन एटम 3, 4, 5, 6, 7 तो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस जैसे आपने पढ़े हैं। तो on the other hand monosaccharides are classified giving the groups based upon number of carbon atom, जैसे ट्रायोस C3, टेट्रोस 4 है, पेंटोस 5, हेक्सोस 6 और हेप्टोस 7 है। तो यहाँ पे जैसे ये एनटीबी के हवाले से आपके लिए एक नई पॉइंट है, जैसे अगर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है तो ऐसे शुगर को अल्डोज कहेंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो उसे हम कीटोस कहते हैं। ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है। अगेन ये आप देखें, अल्डिहाइड ग्रुप किसे कहते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड सिमिलरली कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड विद हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड। कीटोन क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो है बट कार्बन के दोनों साइड पे जैसे दोनों कार्बन होते हैं, तो इस तरह के जो ग्रुप होता है उसे हम कहेंगे कीटोस, और ये जो है ये अल्डिहाइड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और सिमिलरली कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डेड विद हाइड्रोजन होता है, तो ये हो गए अल्डिहाइड। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के दोनों तरफ से जैसे कार्बन हो तो ये कीटोन है। ठीक है, तो ये जैसे छोटी सी चीजें, यकीनन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में ये टर्म्स पढ़े भी होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये टर्म्स पढ़े भी हैं। तो अगेन ये हम चार्ट पे आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसमें क्वेश्चन ज्यादा होते हैं,
क्रेमिंग टाइप की ज्यादा है। पेज नंबर 37 पे जो चार्ट दिया गया है, एग्जाम्पल्स एंड फंक्शंस ऑफ मोनोसेकेराइड, तो जिसमें एक ट्राइयूस है यानी C3H6O3, ग्लाइसरल अल्डिहाइड यानी अल्डोज शुगर होगा तो ग्लाइसरल अल्डिहाइड, अगर यही सेम ट्राइयूस होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, जिसे हम DHAP की सूरत में हमने पढ़ा है, अगर आपको याद हो ये DHAP ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी पढ़ा है, और जैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर जैसे डार्क रिएक्शन है कैल्विन साइकिल है उसके अंदर भी इसके बारे में पढ़ा है। तो इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन DHAP, और इसी तरह से ग्लाइसरल अल्डिहाइड G3P जैसे हम कहते हैं वो, ये हमने पढ़े हैं। जैसे कब सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान ये ट्राइयूस इंटरमीडिएट आते हैं। टेट्रोस, जिसमें अगर अल्डोज देखेंगे तो एर्थ्रोस है, और कीटोस होगा तो एर्थ्रियोलोस होगा। एसटीबी के अंदर ये जस्ट जो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, बाकी ये नहीं बताया गया है कि इसमें कौन सा अल्डोज होगा कौन सा कीटोस होगा। तो आप जैसे देखें अल्डोज शुगर है तो एर्थ्रोस है, और कीटोस होगा तो एर्थ्रियोलोस होगा। तो ये ऐसे क्यों है, वाई बिकॉज आपने जैसे अल्टीहाइड और कीटोन ग्रुप की वजह से ये नेम आए। तो इसी तरह से इनका जो इंटरमीडिएट इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का रोल या फंक्शन है। नंबर 3 पे पेंटोज शुगर है। पेंटोज लफ्ज की मीनिंग ही 5 है, कार्बन 5 C5H10O5, और इसमें जैसे अल्डोज शुगर है तो वो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज है। राइबोज शुगर आपको पता है कि आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर जो इसका स्केलेटन होता है राइबोज शुगर, और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज एक जैसे ऑक्सीजन उसमें कम होती है। और जो कीटोज शुगर होगा जो पेंटोज में राइबुलोज होगा। तो फंक्शन इनका क्या है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर कंपोनेंट ऑफ आरएनए एंड डीएनए रिस्पेक्टिवली। मेनी टाइम हमने ये सारी चीजें पढ़ी है डीएनए आरएनए के हवाले से, तो आपको पता है। राइबुलोज आपके लिए थोड़ा सा नया है, राइबुलोज इज एन इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। जस्ट इसका जो फंक्शन ही याद करना है, डिटेल कोई नहीं, कोशिश करें कि फोकस पढ़ें कि इसका काम क्या है, वही आप इसको याद करते जाएं। हेक्सोस यानी हेक्सोस शुगर, जैसे कि आपको पता है कि हमने एसटीबी के अंदर 3 जो है हेक्सोस शुगर पढ़े थे, जो कौन से, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, जनरल कैटेगरी में पढ़े थे। बट यहाँ पे आप देखें दोनों की अलग कैटेगरी है, जैसे अल्डोस है ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, और कीटोस में जैसे फ्रक्टोस है। तो ग्लूकोज इज ए रेस्पिरेटरी फ्यूल। रेस्पिरेटरी फ्यूल क्यों, वाई बिकॉज सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो आपको पता है एनर्जी का बनने का अमल होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे फ्यूल कहेंगे। फ्रक्टोज इज एन इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन एंड जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज ये ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो स्टेप्स आते हैं इंटरमीडिएट हमने पढ़े हैं, दोबारा भी पढ़ेंगे। गैलेक्टोज इन कंपाउंड ऑफ मिल्क शुगर, ये सारी चीजें हमने पहले से जैसे डिस्कस किया। हेप्टोज C7H14O7 ग्लूकोहेप्टोज इसका अल्डोज का टाइप है, और कीटो शुगर होगा ये नया टर्म है सीडोहेप्टुलोस है, इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। जैसे एक पॉइंट सिंगल याद करनी है, ठीक है, ये सिंगल पॉइंट याद करनी है। आप सोचेंगे कि हम ये इतना फजूल क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे अगर आप देख से एनटीबी के अपडेटेड सिलेबस में देखेंगे तो उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट की जनरल कैटेगरी है, बट यहाँ पे अगर आप कार्बोहाइड्रेट के देखेंगे डिस्कस मोनोसेकेराइड जिसमें जस्ट ग्लूकोज है, मोनोसेकेराइड्स हैं, ग्लूकोज ओलिगोसेकेराइड के भी एग्जाम्पल दिए गए। बट आपको पता है कि कभी कभार जैसे होता है ना कि भाई हमने तो बता दिया है कि मोनोसेकेराइड आपको पढ़ने हैं, आपने क्यों नहीं पढ़े। तो हम इस लिहाज से थोड़े अपडेट रहना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में देखें कार्बोहाइड्रेट जनरल कैटेगरी पढ़िए, फिर आप भी कहेंगे कि हमें तो पढ़ा है नहीं। तो इस वजह से जैसे ये इनका डिस्कशन है भी सिंपल, थोड़ा सा आप इनको याद करेंगे। मोर ओवर सिलेबस के हवाले से कुछ डिजीज या कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये जो आप पूछते हैं ना उसके बारे में, अभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और कुछ जैसे नई चीजें उसमें मौजूद हैं, तो वो हम आखिर में आपको कोई चीज नहीं छोड़ेंगे सिलेबस के अंदर, जो चीज एक पॉइंट भी है वो भी आपको समझाएंगे देंगे, आपको अपडेट करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे जैसे अकेडमी सिलसिला है तो आपको ऐसे यानी सिलेबस के हवाले आप नहीं करेंगे, आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है, इसमें डोंट वरी। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं क्लासिफिकेशन के बाद स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड है। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड के हवाले से हम आएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड, ये भी एडिशनल पॉइंट्स हैं, न्यू पॉइंट्स हैं, एनटीबी की पॉइंट्स है, एनटीबी की पॉइंट्स है। केमिकली स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड जैसे होते हैं यूजुअली फाउंड इन ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होती है हम इस पे भी डिस्कस, बिकॉज ये सारी जो जिन्होंने जस्ट एसटीबी पढ़ा है उसके लिए नई चीजें हैं। एक होती है ओपन चेन स्ट्रक्चर, बट व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर मोस्ट ऑफ देम जैसे पेंटोज एंड हेक्सोज शुगर आर कन्वर्टेड इन रिंग चेन।
तो यानी मोनोसेकेराइड की स्ट्रक्चर क्या हुई, एक ओपन चेन हुई और दूसरी होती है रिंग स्ट्रक्चर। जैसे आपको पता है पेंटोज शुगर है, आप तो फार्मूला लिखेंगे तो C5H10O5 लिखते हैं, जस्ट ये फार्मूला है उसकी। जैसे रिंग रिंग एज वेल एज स्ट्रेट चेन की सूरत में भी जैसे इनकी स्ट्रक्चर्स होती है, पढ़ते हैं। लेट्स कंसीडर इट बाय टेकिंग एज राइबोस C5H10 एज एन एग्जांपल ऑफ exists in a ring structure in it can also in aqueous medium ring structure। तो रिंग स्ट्रक्चर किसे कहेंगे, रिंग स्ट्रक्चर जैसे देखें ये ओपन चेन है, फॉर एग्जांपल ये ओपन चेन है 1 2 3 4 5, ये कार्बन जो जैसे पेंटोज हैं तो ये ओपन चेन है, ओपन चेन है। बट यही सेम स्ट्रक्चर जब एक्वियस मीडियम में जाएगी तो ये रिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। रिंग स्ट्रक्चर कैसे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 4 इसका OH ग्रुप जो है कार्बन नंबर 1 के साथ जैसे मिल गया, कार्बन नंबर 1 के साथ कार्बन नंबर 4, तो अब इन्होंने रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना ली। जैसे आप देखें ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 1 की तरफ जा रहा है, कार्बन नंबर 4 कार्बन नंबर 1, और इस तरह से इन्होंने रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना ली है। तो वरना जैसे ये स्ट्रेट चेन है और ओपन चेन की सूरत में वही यही जो पेंटोज शुगर था, बट यहाँ पे आपने देखा कि इसी ने जैसे रिंग स्ट्रक्चर बना लिए। कार्बन नंबर 4 जो था वो कार्बन नंबर 1 के साथ मिलकर इन्होंने रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लिए। वरना जैसे कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर ये 5, तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। जिस तरह से पेंटोज ही हैं, कार्बन 5 हैं, ये जो ओपन चेन की सूरत में है, और ये इसी तरह से जो है ये रिंग चेन की सूरत में। रिंग चेन कब, वेन जैसे एक्वियस मीडियम होता है तो उसके अंदर ये जैसे रिंग, अभी जैसे हमने पढ़ा है, तो ये इस तरह से जो यानी ओपन चेन की सूरत में भी होते हैं एज वेल एज रिंग की सूरत में भी होते हैं, ओपन चेन की सूरत में भी है एज वेल एज इन रिंग स्ट्रक्चर। जैसे अभी हमने जो पॉइंट पढ़ी है ना कि दे एग्जिस्ट इन स्ट्रक्चर इन एक्वियस मीडियम, ओपन चेन एंड रिंग। तो ओपन चेन एंड रिंग की बनने का प्रोसीजर भी जैसे बताया गया है हमारे टेक्स्ट बुक में, एनटीबी के अंदर ये पॉइंट मौजूद है, ओपन चेन और रिंग चेन। जैसे व्हेन राइबोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जैसे हमने कहा एक्वियस मीडियम में, ऑक्सीजन एटम फॉर्म इन अल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट्स विद द सेकंड लास्ट कार्बन, यानी सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा होगा, C4 इन केस ऑफ राइबोज। ठीक है, ऑक्सीजन एटम फॉर्म्स अल्डिहाइड ग्रुप, ऑक्सीजन एटम फॉर्म्स एन अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप आपको पता है कि C डबल बॉन्ड O और एक साइड पे C के साथ H होता है तो उसे हम अल्डिहाइड कहते हैं। C डबल बॉन्ड O और विद जैसे एक H होता है तो उसे हम कहते हैं अल्डिहाइड। सो ऑक्सीजन एटम फॉर्म्स एन लिंक बिटवीन कार्बन 1 and 4 व्हाइल द OH ग्रुप ऑफ CH4 शिफ्टेड टू C1। जिससे C4 का जैसे ये OH ग्रुप था, C4 का OH ग्रुप था, CH4 का जो OH ग्रुप था वो शिफ्ट कहाँ हुआ, अब C4 while the OH group of C4 shifted to C1। ठीक है, तो ये C1 जो कार्बन 1 है इसका ये जो OH है ये कहाँ से आया, ये OH जो है ये कार्बन नंबर 4 का आया, ये OH जो है कार्बन नंबर 4 का आया, कार्बन नंबर 4 का OH कार्बन नंबर 1 पे आ गया। और पहले स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीजन एटम फ्रॉम अल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट्स विद द सेकंड लास्ट ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एटम from aldehyde group reacts with the second last carbon, यानी C4 उसके साथ उसने रिएक्ट किया। और इसी तरह से जो है ऑक्सीजन एटम फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन C1 एंड C4, उसका ये ऑक्सीजन एटम इन्होंने लिंक के तौर पे काम किया, C1 और ये C4, और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गई, इसे हम कहते हैं ये रिंग स्ट्रक्चर है सेम, और ये है ओपन चेन। सो आफ्टर मोडिफिकेशन इट्स रिंग ऑफ राइबोज इज फॉर्म्ड, इस तरह से जो है राइबोज की रिंग बनी है, वरना ये पहले ओपन चेन में थी, अब ये जो है रिंग स्ट्रक्चर बन गई है, अब ये जो है रिंग स्ट्रक्चर बन गई है। होपफुली आपने जैसे समझ लिया होगा कि यानी OH ग्रुप जो था, OH ग्रुप यानी कार्बन नंबर 1 पे चला गया, तो अब जैसे किसका, कार्बन नंबर 4 का कार्बन नंबर 1 के साथ OH ग्रुप हो गया, और इसी तरह ऑक्सीजन एटम जो है कार्बन 4 एंड 1 के दरमियान आ गई और इन्होंने एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना ली, जिससे हम कहते हैं कि अब ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, वरना ये ओपन स्ट्रक्चर थी, अदरवाइज ये ओपन स्ट्रक्चर थी, ये ओपन स्ट्रक्चर है।
और ये जो है सेम जो है रिंग स्ट्रक्चर, ये एनटीबी के अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं। अगेन दो और भी मजीद टर्म्स हैं आप सीखेंगे, एक अल्फा ग्लूकोज और दूसरा बीटा ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज के बारे में ज्यादा डिटेल है, जैसे हमारे सिलेबस में भी बताया गया है कि ग्लूकोज को थोड़ा ज्यादा ही डिस्कस करना है। ग्लूकोज वाई बिकॉज जैसे आगे पॉलीसैकेराइड्स होंगे तो उनके अंदर जैसे उनका यूनिट होगा वो भी जैसे हेक्सो ग्लूकोज होगा। तो ग्लूकोज के हवाले से जैसे आप देखें, ग्लूकोज के हवाले से जैसे दो किस्म के, एक अल्फा ग्लूकोज होता है और दूसरा होता है बीटा ग्लूकोज। अल्फा और बीटा ग्लूकोज का डिस्टिंग्विश और डिफरेंस आप कहां से मालूम करेंगे? कार्बन नंबर 1 जो होता है, कार्बन नंबर 1 उसकी डाउनवर्ड अगर OH ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। कार्बन नंबर 1 के साथ अगर अपवर्ड जो OH ग्रुप होता है उसे हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज कहेंगे, उसे हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज। कार्बन नंबर 1 पे जो OH ग्रुप होता है वो डाउनवर्ड हो तो हम उसे कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। कार्बन नंबर 1 पे अगर OH ग्रुप अपवर्ड है तो उसे हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, इस तरह से याद करेंगे। जो डाउनवर्ड है तो वो अल्फा ग्लूकोज है, कार्बन नंबर 1 का OH ग्रुप डाउनवर्ड अल्फा ग्लूकोज। कार्बन नंबर 1 का जो अपवर्ड डायरेक्शन में OH ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज। ठीक है, सो ईच पेंटोज आर हेक्सोज मॉलिक्यूल्स इन रिंग स्ट्रक्चर occur in either and depending upon the position of H and OH group of carbon number 1। कार्बन नंबर 1 की जो पोजीशन उस पे OH ग्रुप की पोजीशन। सो इफ OH ग्रुप इज फाउंड डाउनवर्ड ऑन C1 then it is called as alpha sugar। if OH group is downward on C1 it is called as alpha glucose or alpha sugar। if OH is present upward on C1 then it is known as beta sugar। जैसे ये C कार्बन नंबर 1 है, अपवर्ड है OH ग्रुप, तो इसे हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज और बीटा शुगर कहेंगे। होपफुली इसमें बहुत ही आसान सी चीजें हैं, इतनी बिग डिफिकल्टीज तो इतनी ज्यादा नहीं, नई जरूर है बट डिफिकल्ट नहीं है। कार्बन नंबर 1 पे जैसे OH ग्रुप डाउनवर्ड अल्फा ग्लूकोज, कार्बन नंबर 1 पे जैसे अपवर्ड OH ग्रुप, तो ये हो गया बीटा ग्लूकोज हो गया। बस दो ही इसमें टर्म थे जो आपको जहन में रखने, और आगे जितने भी मींस फर्दर जो स्टेप्स आएंगे उनके अंदर ये दोनों चीजें रिपीटेडली इस्तेमाल होंगी, तो इसको इनको जहन में रखना है। कार्बन नंबर 1 पे जब OH ग्रुप डाउनवर्ड है तो अल्फा ग्लूकोज, कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप अपवर्ड है तो इसे हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज। कार्बन नंबर 1 OH ग्रुप अपवर्ड बीटा ग्लूकोज, कार्बन नंबर 1 OH ग्रुप डाउनवर्ड है तो उसे हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। ठीक है, दो ही जैसे ये टर्म्स हैं बट आगे रिपीटेडली इस्तेमाल होंगे, बार बार इस्तेमाल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक टर्म है बहुत ही एक, शायद इससे पहले आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, फिनोमेना इन ग्लूकोज के अंदर होता है, जिसे कभी हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे एक तो जैसे हम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं सर्टेन पर्पस के लिए, तो एक मिरर इमेज होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा इमेज होता है मिरर के अंदर नजर आता है, बट वो एग्जैक्टली नजर इस तरह से नहीं आता। जैसे राइट साइड और लेफ्ट साइड के अगर हवाले से हम देखें कि बिल्कुल एग्जैक्ट वो मिरर नहीं होता, फिजिक्स के अंदर आपने यकीनन जैसे पढ़ा होगा। तो इसी तरह से जो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं इनकी भी जैसे एक राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड मिरर इमेज बिल्कुल एक जैसे सेम सिमिलर होते हैं, बट उनकी HOH ग्रुप या इस तरह से जो अरेंजमेंट होती है वो राइट साइड या लेफ्ट साइड पे होती है, तो ग्लूकोज का फॉर्म भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज अ मॉलिक्यूल आर अ मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, जैसे C5H10O5 तो C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट डिफर ओनली हाउ एटम्स आर अरेंज्ड इन 3D स्पेस। एटम किस तरह से अरेंज है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे ये किस तरह से अरेंज है, तो उस फिनोमेना को हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। Enantiomers are a type of stereoisomers in which molecules are non-superimposable mirror image। non-superimposable mirror image किसे कहते हैं? non-superimposable mirror image। जैसे ये फॉर एग्जांपल एक शुगर है जिसमें जैसे आप देखें ये ओरिजिनल, जैसे ये ओरिजिनल शुगर है, बट अब जैसे आप इसका मिरर इमेज देखेंगे तो मिरर इमेज देखिए COH ग्रुप कहाँ पे है,
तो इसमें अगर जैसे ये राइट साइड पे है तो वहां मिरर इमेज वो लेफ्ट साइड पे नजर आएगा, ये मिरर के अंदर। H3 अगर इस साइड पे है मिरर में इस साइड पे नजर आएंगे। NH2 अगर इस साइड पे है तो ये NH2 इस तरह साइड पे, H इस साइड पे मिरर इमेज में वो इस तरह से नजर आएगा। तो इसी तरह से इस ऐसे मॉलिक्यूल जिनका फार्मूला सेम हो बट इनकी अरेंजमेंट 3D स्पेस में राइट लेफ्ट साइड की अलग अलग हो, तो उसे हम कहेंगे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहेंगे। और इसमें ये जो है इनन्शियूमर्स इन्हें हम कहते हैं, इन्हें हम कहेंगे इनन्शियूमर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये टर्म यूज होता है। जैसे इनन्शियूमर्स, जैसे ग्लूकोज के अंदर आप जैसे देखें, ग्लूकोज के अंदर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक है एल है, दूसरा है डी ग्लूकोज है। जैसे आप देखें ये सी, ये जैसे सेम जैसे ग्रुप फंक्शनल ग्रुप सेम है। और जैसे आप देखें ओ एच ग्रुप अगर इस साइड पे है और यहाँ पे जैसे डी ग्लूकोज है उसमें इस तरफ है, ओ एच ग्रुप इस साइड पे है तो ओ एच ग्रुप यहाँ पे इस साइड पे हो गया, ओ एच ग्रुप इस साइड पे है तो ये ओ एच ग्रुप इस साइड, ओ एच ग्रुप इस साइड पे, ओ एच ग्रुप का ये डायरेक्शन हो गया। सिमिलरली एच भी इसी तरह, एच एंड ओ एच ग्रुप की जैसे ये मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। जैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये सारा कार्बन स्केलेटन होगा, कार्बन स्केलेटन तो सेम है, कार्बन स्केलेटन तो सेम है, बट क्या होता है कि इनकी जो जैसे एच एंड ओ एच ग्रुप की राइट और लेफ्ट साइड होने की वजह से दो अलग अलग जैसे मॉलिक्यूल बन जाते हैं। जैसे एक होता है एल ग्लूकोज और दूसरा फॉर्म होता है डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज डी ग्लूकोज। एनटीबी के अंदर एल और डी का ये टर्म्स मौजूद है। Enantiomers are a type of stereoisomers in which molecules are non-superimposable mirror image. This means that the molecules are mirror image, but they cannot be placed on the top of one another to give the same molecule. तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि इनका जो है एक जैसे मॉलिक्यूल नहीं, वाई बिकॉज एच और ओ एच ग्रुप इनकी जो है अलग अलग साइड पे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज की वजह से। जैसे वरना अदरवाइज जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है बट स्ट्रक्चर के हवाले से देखेंगे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये जैसे एल ग्लूकोज है दैट इज नॉट फाउंड, नॉट नेचुरली अकरिंग, और डी ग्लूकोज जो होता है वो नेचुरली अकरिंग जैसे ग्लूकोज होता है। तो इनकी मिरर इमेज की वजह से एक और जैसे एग्जाम्पल जैसे आगे हमारे इसी एनटीबी के अंदर मौजूद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें ग्लव्स होते हैं, हैंड ग्लव्स जैसे होते हैं, हैंड ग्लव्स एक राइट साइड का होता है दूसरा लेफ्ट साइड का होता है। जिससे अगर राइट साइड का ग्लव है वो लेफ्ट हैंड के हम नहीं उसमें पहन सकते हैं, और लेफ्ट हैंड का ग्लव कोई होगा उसको राइट हैंड में पहन नहीं सकते हैं। है तो वही 5 फिंगर्स हैं, थंब में सब कुछ सेम है, ठीक है, बट हैंड भी सेम है, साइज उनकी सेम है, बट राइट और लेफ्ट साइड की जो अरेंजमेंट इनकी डिफरेंट होती है। तो इसी तरह से जो यही सेम पॉइंट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के, enantiomers are a type of stereoisomerism isomers in which molecules are non superimposable mirror image. This means that molecules are mirror image, बिल्कुल एक जैसे हैं, but they cannot be placed on top of one another to give the same molecule. जैसे ग्लव सेम है बट हमें एक दूसरे हैंड में अपोजिट, जैसे इन हैंड्स में हम इनको नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जैसे ये इनन्शियूमर्स हैं। और जिसमें एक जैसे डी ग्लूकोज का एग्जांपल जो नेचुरल अकरिंग होता है, और एल ग्लूकोज जो होता है नॉट नेचुरली अकरिंग, नेचर में नहीं पाया जाता, डी एंड एल ग्लूकोज। तो इससे हम कहेंगे जैसे इनन्शियूमर्स जैसे मिरर इमेज के बारे में भी अभी हमने डिस्कस किया। तो मिरर इमेज की तरह होते हैं, मिरर इमेज की तरह होते हैं। जैसे ये हमारे एनटीबी के अंदर भी ऐसा एग्जांपल है, एनटीबी के अंदर भी ऐसा एग्जांपल है। जैसे आप राइट और लेफ्ट साइड को देख सकते हैं, आसानी से इसको समझ भी सकते हैं। जैसे ये देखें, ये 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन है, बट आप जैसे देखें डी ग्लूकोज की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, और एल ग्लूकोज है उसकी जो है किस डायरेक्शन में, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज में जैसे ओ एच ग्रुप आप एक साइड पे देख रहे हैं दो, और एल ग्लूकोज में दूसरे साइड पे होते हैं। तो इसी तरह से जो है डी ग्लूकोज जो होता है वो राइट हैंडेड शुगर कहलाएंगे, इसे हम कहेंगे डी ग्लूकोज इज राइट हैंडेड, ये राइट हैंडेड है, और एल ग्लूकोज जो है लेफ्ट हैंडेड है, एल ग्लूकोज इज लेफ्ट हैंडेड। ये सेम डायग्राम इसी तरह से हमारे एनटीबी में मौजूद है। ये जैसे ग्लूकोज का जैसे स्ट्रक्चरल फार्मूला है, बट आप इसमें जैसे देखेंगे एच एंड ओ एच ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट है, एच एंड ओ एच ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट है, जिससे नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज की तरह होती है।
ये कार्बन स्केलेटन सेम है, हर चीज सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, बट OH एंड H ग्रुप आइदर राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है। जैसे राइट साइड पे जो है डी ग्लूकोज होता है और लेफ्ट साइड पे जो है एल ग्लूकोज होता है, लेफ्ट साइड पे एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज नेचुरली अकरिंग जो मॉलिक्यूल होता है और एल ग्लूकोज नॉट फाउंड नेचुरली अकरिंग नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से ये सेम डायग्राम्स हैं, बट आप जैसे देखें ये इनकी अरेंजमेंट, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये कार्बन 5 है, तो कार्बन 5 की डायरेक्शन ये है और इस जगह पे कार्बन 5 की डायरेक्शन, और ऑक्सीजन देखें अरेंजमेंट जैसे इनकी जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज की तरह होती है। तो इनकी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या है, जो लेबोरेटरी के हवाले से बताया गया है कि जैसे हमने एग्जांपल लिया, जैसे राइट हैंड का जो ग्लव है वो लेफ्ट पे फिट नहीं हो सकता है, लेफ्ट हैंड का ग्लव होगा वो राइट हैंड पे फिट नहीं हो सकता है। इसी तरह से एक राइट हैंडेड और दूसरे लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज होंगे, तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स भी डिफरेंट होंगे। राइट हैंडेड जैसे ग्लूकोज कोई भी होगा उसका उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम अलग होगा, लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज होंगे तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए भी एंजाइम्स जो अलग होंगे बिकॉज इनकी स्ट्रक्चर की वजह से। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट हेडिंग है उसके अंदर ये मौजूद है, ये पॉइंट्स हम उसको डिस्कस करेंगे। लेबोरेटरी के हवाले से पॉइंट्स बताई गई हैं। लेबोरेटरी के अंदर लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर्ड जैसे आर्टिफिशियल शुगर जो एल ग्लूकोज होता है, एल ग्लूकोज जैसे डी ग्लूकोज नेचुरल है और ये एल ग्लूकोज होता है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर या एल ग्लूकोज है। इसकी पॉइंट्स हैं, नेचुरली अकरिंग शुगर्स इन द बॉडी आर द डी ग्लूकोज। आप पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी पॉइंट्स होती हैं, छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट आपको मार्क्स दे सकते हैं, इस तरह से स्कोर आपको बढ़ सकता है। प्रोटीन्स एंड रिसेप्टर्स आर डेजिग्नेटेड टू रिएक्ट विद द डी शुगर्स, नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकरिंग है। तो रिसेप्टर मॉलिक्यूल जैसे आपको पता है ग्लाइको, आपने प्रोटीन जैसे पढ़े रिसेप्टर मॉलिक्यूल के तौर पे काम करते हैं ग्लाइको प्रोटीन, तो ये नेचुरली अकरिंग प्रोटीन डी ग्लूकोज उसमें। जैसे एंजाइम्स इन द स्टमक कैन डाइजेस्ट राइट हैंडेड शुगर। राइट हैंडेड शुगर कौन सा है, राइट हैंडेड शुगर जैसे अभी डी शुगर जैसे हमने पढ़े थे। लेफ्ट हैंडेड शुगर के नॉट बी मेटाबोलाइज्ड बाय राइट हैंडेड एंजाइम्स। ऐसे जैसे हमने एग्जांपल लिया था, लेफ्ट हैंड का ग्लव जो है राइट हैंड पे फिट नहीं हो सकता है और राइट साइड का ग्लव लेफ्ट हैंड पे फिट नहीं हो सकता है, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए हर एक के जो एंजाइम्स जो अलग अलग होंगे। जस्ट गिव द just as the glove fits only on the proper hand, right-handed enzyme can only fit on the react with the left-handed, cannot जो है fit or react with the left hand। जैसे ग्लव का एग्जांपल लिया, the substrate must fit on the proper active site of the enzyme। ये तो हमने चैप्टर 3 के अंदर जैसे पढ़ा है, जब तक सबस्ट्रेट जैसे एक्टिव साइट पे आके उसमें एग्जैक्टली जैसे फिट नहीं होती है तो केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि जैसे राइट हैंडेड शुगर हो उनके प्रॉपरली डाइजेशन के लिए अलग एंजाइम होते हैं और लेफ्ट हैंडेड शुगर होंगे यकीनन उनके लिए अलग होगा। सो फॉर द लेफ्ट हैंडेड सबस्ट्रेट जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर है, द एंजाइम मस्ट बी लेफ्ट हैंडेड। अगर राइट हैंडेड शुगर है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जैसे राइट हैंडेड एंजाइम और लेफ्ट हैंडेड एंजाइम। तो ये इसमें जो थोड़ी सी ये 2 पॉइंट है ये न्यू पॉइंट्स हैं, बट आपको फिनोमेना यकीनन समझ में आ गया होगा। जैसे बिल्कुल कार्बन स्केलेटन तो सेम है बट H और OH ग्रुप आइदर राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है। अगर राइट साइड पे है तो डी ग्लूकोज, लेफ्ट साइड पे जैसे आपने देखा तो एल ग्लूकोज होता है, डी और एल ग्लूकोज होता है। बस एक छोटी सी हेडिंग हम देखेंगे फिर आपकी फिजिक्स की क्लास। अब हम ओलिगोसैकेराइड की तरफ आते हैं। ओलिगो लफ्ज की मीनिंग ये है फ्यू है, few means 2 to 10 है। This group consists of derivatives of the monosaccharide, derivatives of the monosaccharide। जैसे जाहिर है जब ओलिगोसैकेराइड को हम ब्रेक करते हैं तो यकीनन जो उसमें मोनोसैकेराइड ही बनते हैं, और these carbohydrates which upon hydrolysis yield 2 to 10 monosaccharide, 2 to 10 saccharide units, तो उसे हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। ये हमने STB में भी पढ़ा है, अप टू द 10 इज द ओलिगोसैकेराइड। 10 से ज्यादा 11 से लेकर 1000 तक जो है वो पॉलीसैकेराइड होते हैं। On the basis of number of saccharide units, the oligosaccharides are classified into disaccharide। डाई की मीनिंग की जैसे 2 होती है, जब एक ऐसा सैकराइड जिसको अगर हम ब्रेक करें तो जाहिर ब्रेक करने के बाद उसमें 2 सैकराइड बनेंगे तो उससे हम कहेंगे डाइसैकराइड। ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड एंड सो ऑन। द मोस्ट कॉमन अमंग द आर द डाइसैकराइड, और डाइसैकराइड की हम डिटेल पढ़ेंगे। डाइसैकराइड में क्या होता है, मोनोसैकराइड्स कंबाइन टू फॉर्म डाइसैकराइड।
हमारे जो एनसीईआरटी का सिलेबस अभी अपडेटेड सिलेबस जो आया है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ओलिगोसेक्राइड, केन शुगर, सक्रोज, लैक्टोज ये सारे डाइसेक्राइड है। और जाहिर है अब न्यू सिलेबस है तो इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी तो हम उसको भी देखेंगे, फॉर्मेशन को भी देखेंगे। तो डाइसेक्राइड कैसे बनते हैं पहले तो हमने एसटीपी के अंदर इक्वेशन के जरिए पढ़ा था, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस जैसे गैलेक्टोज, लैक्टोज वगैरह ऐसे पढ़े थे हमने। बट अब हम इनकी सारी स्ट्रक्चर वाइज भी पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 जैसे हम डिस्कस करते हैं दैट इज द डाइसेक्राइड का एग्जांपल है सुक्रोज और टेबल शुगर आल्सो कॉल्ड एज द केन शुगर। तो ये टेबल शुगर जैसे हमारे जो किसी सिलेबस में एनटीबी एसटीबी में नहीं है, सक्रोज तो जैसे इसका जैसे केमिकल नेम है बट कॉमनली इट इज कॉल्ड केन शुगर। वाइडली यूज्ड एज अ स्वीटनर एट होम्स फॉर मेकिंग स्वीट डिशेस, जितने भी स्वीट डिशेस बनाते हैं तो उसके अंदर ये सक्रोज इस्तेमाल होता है। प्लांट्स के अंदर भी सक्रोज मौजूद है, जैसे आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए जैसे शुगर बनती है, बट आपको पता है क्लोरोप्लास्ट से निकल के ये जब साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं ऐसी शुगर तो डाइसेक्राइड जो है बन जाता है, जिसे हम कहते हैं डाइसेक्राइड का नेम होगा सक्रोज। और प्लांट के अंदर जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होगा जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ द ग्लूकोज जैसे होती है इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज होती है, तो उसके भी रीजन दिए गए हैं। सक्रोज आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सैकराइड एज प्रिपेयर्ड फूड इन द प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज। प्लांट के अंदर जो शुगर की ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज होगी, जिससे ट्रांसलोकेशन का फिनोमेना हम जो पढ़ते हैं तो वो सक्रोज फॉर्म में होता है। क्यों होता है उसके दो रीजन है कि इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड कैन देयरफॉर बी मूव्ड एफिशिएंटली इन हाई कंसंट्रेशन इन वाटर। हाईली सॉल्युबल इन वाटर होने की वजह से, जैसे कि आपको पता है हमने पढ़ा था, आप स्टूडेंट्स को याद होगा मास फ्लो और बल्क फ्लो की थ्योरी में, तो आपको याद होगा सबसे पहले जाइलम से वाटर आता है, फ्लोएम की तरफ शुगर सक्रोज, देन उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो हाईली सॉल्युबल नेचर होने की वजह से सक्रोज की सूरत में जो है ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। एंड इट इज आल्सो रिलेटिवली अनरिएक्टिव केमिकली, यानी जो देन वाटर के साथ डिजॉल्व हुआ बाकी अदर मॉलिक्यूल के साथ जैसे रिएक्शन वो नहीं होता है एकदम, तो इस वजह से ये प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सैकराइड के तौर पे काम करता है। हाईली सॉल्युबल एंड अनरिएक्टिव नेचर। सुक्रोज इज फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जैसे एसटीबी के अंदर इक्वेशन में हमने पढ़ा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज सक्रोज प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। बस ये एक हेडिंग लास्ट है, ये इसी डायग्राम को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जैसे हम फिजिक्स की क्लास है तो जैसे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज सक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज सक्रोज। जिससे ग्लूकोज और सक्रोज मिलके क्या बनाएंगे, ये मिलके बनाएंगे सक्रोज बनाएंगे। बॉन्ड कौन सा होगा, बॉन्ड को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बॉन्ड का नेम होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। किसके दरमियान बनेगा, एक होगा कार्बन नंबर 1 और दूसरा मोनोमर जैसे है फ्रक्टोज उसके कार्बन नंबर 2 के दरमियान। जैसे ऑक्सीजन की ये HO और ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और लिंकेज हम कहेंगे ग्लाइकोसाइड। वन ग्लूकोज इज लिंक्ड विद अनदर ग्लूकोज बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। किसके दरमियान, एक जो जैसे ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 1, जैसे ग्लूकोज उसका कार्बन नंबर 1 उसका OH ग्रुप डाउनवर्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। इसी तरह से जो फ्रक्टोज है उसका कार्बन नंबर 2, उनकी कार्बन नंबर 2 का H, ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 था उसका OH। H एंड OH मिलके जैसे इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल बनाया, वाटर रिमूव हुआ, बॉन्ड बन गया। और बॉन्ड किसके दरमियान बना है, जैसे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और जैसे फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, इनके दरमियान क्या बना, इनके दरमियान ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और बॉन्ड बना तो सक्रोज बना। तो इन दिस रिएक्शन द OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 OH ग्रुप। अब ग्लूकोज रिएक्ट्स विद OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रक्टोज। जैसे ये फ्रक्टोज है इसका कार्बन नंबर 2 इसका OH ग्रुप और ये ग्लूकोज इसका OH ग्रुप। तो जाहिर है H एंड OH मिलके वाटर मॉलिक्यूल बन के रिमूव होंगे, कंडेंसेशन का प्रोसेस है। लिबरेटिंग ए वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल की रिलीज हो गई और मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग क्या बनाया उन्होंने,
एक लिंकेज और बॉन्ड बनाया, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फा क्यों कहते हैं? वाई ग्लूकोज में जैसे कार्बन नंबर 1 है उसके डाउनवर्ड अगर OH ग्रुप है, ये अल्फा हो गया। अल्फा 1 किसको शो कर रहा है? ग्लूकोज नंबर 1, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 है उसको शो कर रहा है जिसमें OH ग्रुप है। 2 किसको शो कर रहा है? फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 है उसका जो OH ग्रुप था उससे इनके दरमियान जैसे बॉन्ड बना है, बॉन्ड कौन सा बना है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है। इसे हम कहेंगे कि जो सक्रोज मॉलिक्यूल होता है उसमें बॉन्डिंग कौन सी होगी? अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगी, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अल्फा ग्लूकोज उस का OH ग्रुप है और 2 किसका? फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, इनके दरमियान ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और लिंकेज बनाए। ये सेम डायग्राम हमारे एनटीबी में मौजूद है, एनटीबी में मौजूद है। जरा इसको आप गौर से देख, सारी पॉइंट्स एनटीबी में मौजूद है। एनटीबी बुक को आप अपना जैसे वेरी जो आप नियर एंड डियर बना लें, उसमें ये सारी चीजें देखते जाएं तो उसमें आप यकीनन आप इनको समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। सारी पॉइंट्स बुक की है। जैसे एक स्टूडेंट ने बार बार कहते हैं हमें PDF दे, हम फिर पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे। यही तो हमने इसी बुक से तो ये पॉइंट्स बनाई है, नहीं कोई नहीं बनाई है। शायद वो अपने कोई चैनल ग्रुप है या दोस्त है उनको जैसे फॉरवर्ड करें, ग्रुप बना के बैठे, अदरवाइज ये तो सारे टेक्स्ट बुक की पॉइंट। आप इनको जरा देखें पढ़ें और तब हम आपको कुछ न कुछ दे देंगे। ये पहले से हमने दे भी दिए स्टूडेंट को, तो वहीं से भी आप देख सकते हैं। सी यू बाय टुमारो।